हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपने जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स जून 2020 यूजीसी नेट जेआरएफ के उनको देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की थीम है मार्कोविच थ्योरी, हेरोडोमर, ओवरशूटिंग मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, मल्टीप्लायर, जीडीपी, सोलो मॉडल, स्टेशनैरिटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 41 है मार्कोविच थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसिडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग assumption? Investors are pessimistic about startups but optimistic about established business, तो ये गलत स्टेटमेंट है। Investors have free access to fair and correct information on return and risk, ये सही स्टेटमेंट है। Investors have a tendency to lean towards cryptocurrency, ये भी गलत स्टेटमेंट है। Investors are rational and maximize their utility with a given level of income and money, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंड डी। तो जो पोर्टफोलियो थ्योरी है मार्कोविच की, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो कि है कि इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं और वो बिहेव करते हैं इस तरीके से जिससे कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें उस गिवन इनकम लेवल पर। दूसरी अजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स के पास फ्री एक्सेस है करेक्ट इन्फॉर्मेशन का उनके रिटर्न्स और रिस्क को लेकर। तीसरी अजम्पशन है कि मार्केट एफिशिएंट है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है इन्फॉर्मेशन को। फोर्थ अजम्पशन है इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं जो कि कोशिश करते हैं मिनिमाइज करने की रिस्क को और मैक्सिमाइज करने की रिटर्न्स को। इन्वेस्टर्स के जो डिसीजंस हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम द मीन उसके बेसिस पे होते हैं और इन्वेस्टर्स चूज करते हैं हायर रिटर्न्स को देन लोअर रिटर्न्स फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरोडोमर कंसिडर्स ए फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड डायरेक्टली ऑन नेशनल नेट सेविंग रेट, सही स्टेटमेंट है। इन्वर्सली ऑन नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी सही स्टेटमेंट है। डायरेक्टली ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, गलत स्टेटमेंट है। इन्वर्सली ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो जो हेरोड मॉडल के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट की इक्वेशन बनती है वो बनती है ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सेविंग इनटू आउटपुट कैपिटल रेशियो माइनस डिप्रिसिएशन। अब ये जो आउटपुट कैपिटल रेशियो है इसको जब हम कैपिटल आउटपुट रेशियो में लिखेंगे तो ये 1/v हो जाएगा। तो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो में लिखेंगे तो S/V माइनस डी। तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेविंग से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आउटपुट रेशियो से। तो इस वजह से जो सही स्टेटमेंट थी वो फर्स्ट और सेकंड थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Overshooting model of exchange rate developed by economist Rudy Dornbush attempts to establish the fact why the foreign exchange market is never in equilibrium, एक गलत स्टेटमेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टिकी प्राइसेस एंड वोलेटाइल एक्सचेंज रेट, तो यही इसका सही आंसर होगा। डॉर्नबुश मॉडल एक्सप्लेन करता है कि एक्सचेंज रेट इतने ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के कंपैरिजन में। तो ये सजेस्ट करता है कि जैसे ही कोई चेंज देखने को मिलता है मॉनेटरी पॉलिसी में तो जो एक्सचेंज रेट है वो इनिशियली ओवरशूट कर जाते हैं अपने लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम वैल्यू से, लेकिन जैसे ही गुड्स मार्केट में प्राइसेस एडजस्ट होते हैं तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इसे थोड़ा ब्रीफली अगर देखें तो जो मॉडल है ये एज्यूम करता है कि जो गुड्स प्राइसेस है गुड्स मार्केट में वो सडनली चेंज नहीं होते, उसमें एक स्लो चेंज देखने को मिलता है। तो शॉर्ट रन में प्राइसेस एकदम से चेंज नहीं होंगे गुड्स मार्केट में और इसीलिए उसको स्टिकी प्राइसेस कहा गया है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर क्विक एडजस्टमेंट करता है जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज है उसका इम्पैक्ट हमें एक्सचेंज रेट में देखने को मिलता है। और ओवरशूटिंग फिनोमिना बताता है कि क्योंकि डिफरेंस है एडजस्टमेंट स्पीड में गुड्स मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट में, इसीलिए जो एक्सचेंज रेट है वो इनिशियली ओवरशूट कर जाते हैं लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम वैल्यू से, लेकिन जैसे ही गुड्स मार्केट के प्राइस एडजस्ट होना स्टार्ट होंगे तो एक्सचेंज रेट वापस से अपने लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम लेवल पर वापस आएगा। और ये प्रोसेस एक्सप्लेन करती है हाई वोलेटिलिटी को एक्सचेंज रेट्स की।
तो ओवरशूटिंग मॉडल सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, डायनामिक्स समझने के लिए एक्सचेंज रेट की इन रिस्पॉन्स टू मॉनेटरी पॉलिसी चेंज। और इसी के साथ प्राइस स्टिकीनेस का क्या रोल है एक्सचेंज रेट को वोलेटाइल बनाने में, ये भी हम समझते हैं इस मॉडल के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कंपेयर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट कर्व अ पॉइंट अबव कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज मोर एफिशिएंट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। रीजन, द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज सेम फॉर बोथ द इंडिविजुअल। ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असर्शन करेक्ट नहीं है लेकिन रीजनिंग करेक्ट है, डी होगा। अब असर्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर वो एफिशिएंट एलोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो पॉइंट ऊपर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व से वो एफिशिएंट पॉइंट नहीं होते। और रीजन इसलिए सही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर्व लोकस होता है पॉइंट्स का जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो गुड्स के सेम होते हैं दो इंडिविजुअल्स के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 माइनस सी 1 माइनस डी। तो अब इसको एक हम सोल्व करके देखते हैं। तो कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टाइम्स डिस्पोजेबल इनकम जो कि होती है इनकम माइनस टैक्स जो कि टी से रिप्रेजेंट किया गया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम ऑटोनोमस मानते हैं और इन्वेस्टमेंट को भी हम ऑटोनोमस मानते हैं। तो जो इनकम आती है वो आएगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको लिखा जा सकता है सी नोट प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाई माइनस टी टाइम्स वाई प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये y की टर्म्स इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा y 1 माइनस सी 1 माइनस टी इक्वल्स टू सी नोट प्लस आई नोट प्लस जी नोट। अब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम डेल वाई ओवर डेल जी नोट करेंगे जो कि होगा 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी, इसलिए इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड। तो जब करंट प्राइस की बात होती है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। अगर कांस्टेंट प्राइस होता है तो वो रियल जीडीपी होता है। और जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है एनडीपी। और जीडीपी में से जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करते हैं तो वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नॉमिनल जीडीपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रोथ मॉडल in which there are diminishing returns on each factor of production but constant return to scale and exogenous technological change that generate long-term economic growth is called। तो लेविंस्टाइन मॉडल एंडोजिनस मॉडल है, तो ये इसका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। एकेसेन मॉडल भी एंडोजिनस मॉडल है, कैलेकी मॉडल भी एंडोजिनस मॉडल है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोलो मॉडल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A time series under the condition Ex equal to mu and covariance xt plus k is equal to yk is said to be। तो ये weak stationarity की definition है। अब हम next question देखते हैं। Which one of the following is not the objective of IMF to promote international monetary cooperation। तो ये होता है इसका objective to ensure balance इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी होता है। टू प्रोवाइड लोन्स टू द प्राइवेट सेक्टर, तो ये नहीं होता, इसलिए तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।